आप भी सोच रहे होंगे कि ये यूपीएससी वाले चैनल में जहाँ पे हम न्यूज़, करंट अफेयर्स ये सब बात करते हैं, हम पिक्चर रिव्यू करने क्यों बैठ गए? देखिए, ये पिक्चर रिव्यू नहीं है। ये बेसिकली एक एनालिसिस है हमारे समाज के बारे में, साइकोलॉजी के लेवल में जाके मैं ये एनालिसिस करने वाला हूँ कि पुष्पा टाइप मूवीज़, एनिमल टाइप मूवीज़ ये इतनी ज़्यादा हिट क्यों होती है? लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? कोई बुराई नहीं करने वाला मैं या कुछ गलत नहीं बोलने वाला मैं इसमें। ये बेसिकली एक एनालिसिस है, समाज जैसा है वैसा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डिस्क्रिप्टिव एक स्टडी है ये, ठीक है? मैं कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मेटिव कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट व्हाट इट इज़, जैसा है मैं वैसे ही चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। पुष्पा जो पहला मूवी था उसमें अपने आप को ये फायर बोलता था, जो पुष्पा द राइज़ पिक्चर का नाम था। दूसरे वाले में अपने आप को ये वाइल्ड फायर बोलता है, पुष्पा का जो कैरेक्टर है। इसका नाम है द रूल, पुष्पा 2 द रूल। तो इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने मूवी को और ज़्यादा धमाकेदार और ज़्यादा स्वैगी बनाया है। फाइल्ड से वाइल्ड फायर अपग्रेड हो गया, ठीक है? तो लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछले वाला अगर आपको मज़ा आया था धमाका देख के, इस बार वाला और ज़्यादा धमाकेदार होगा, तो प्लीज़ आओ पिक्चर देखो। और होना ही था, पिछली वाली जब इतनी हिट थी, ये वाली तो हिट होनी ही है। तो एक तरीके से एक ल्योर करने की कोशिश है, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। अगर आप इसका प्लॉट देखें तो बेसिकली ये है कि जो कैरेक्टर है पुष्पा का उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। एक मिथिकल फिगर, एक विथ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़, एक सुपरमैन टाइप कैरेक्टर बनाने की कोशिश की गई है। पिक्चर तो ऑब्वियसली इसका नाम इतना था कि 30 लाख 3 मिलियन टिकट्स पहले ही बिक गई थी। पिक्चर रिलीज़ होने से पहले ही पिक्चर ने 1000 करोड़ का बिज़नेस कर लिया। उसमें टिकट बेचना, राइट्स बेचना, हर टाइप की चीज़ों मिला के 1000 करोड़ के ऊपर का इसने बिज़नेस कर डाला। पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसका बताना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर बनाया है पुष्पा का कि एक और कैरेक्टर था इस मूवी में, फ़हद फ़ाज़िल, केरला का बहुत बड़ा एक्टर है ये। काफ़ी नामी, काफ़ी अच्छे-अच्छे रोल्स करे हैं इसने। उसका जो कैरेक्टर है फ़हद फ़ाज़िल का वो बिल्कुल ही एक तरीके से वेस्ट हो गया। उसको एक कैरिकेचर, एक कॉमेडी कैरेक्टर टाइप बना के रख दिया, ठीक है? कोई नैरेटिव डेप्थ नहीं दिया गया है। पूरी पिक्चर ही जो है हीरो सेंट्रिक है। दिस इज़ अ मेजर वीकनेस। अगर आपको ये जो स्टाइल है ना पुष्पा का जो मूवी जो बनाया है, ये बहुत पुराना स्टाइल है। अगर आप पहले देखोगे 1970s में इंडिया में जो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ आती थीं, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, ज़ंजीर, उसमें भी ऐसे दिखाया जाता था कि एक कैरेक्टर है, उसके खिलाफ उस बचपन में बड़ा अन्याय हुआ था, बैकग्राउंड में बड़ा अन्याय हुआ हुआ था उसके साथ, तो ही डेवलप्ड इंटू दिस एंग्री यंग मैन टाइप कैरेक्टर और उसके बाद फिर वो अपना बदला लेना या जो भी है वो करता है। बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जो यहाँ पे मिसिंग है। उसको इतना ज़्यादा फ्लैशी बना दिया गया है पुष्पा को कि जो बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ होना चाहिए, उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। सीधा एकदम से फ्लैशी पर्सोना दे के उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दिस वाज़ अगेन अ मेजर वीकनेस। इसको बनाया ही ऐसे गया है कि मास अपील आए, लोगों को एकदम जैसे थिएटर में जाते ही सीटियाँ मारने लग जाएँ, लोग नाचने लग जाएँ, इस टाइप का उसको एक रॉक कॉन्सर्ट टाइप का बनाया है विदाउट एनी डेप्थ इन द स्टोरी टेलिंग। और बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म सेट किया जा रहा है कि जो थर्ड पार्ट है, पुष्पा 3 रैम्पेज, उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म सेट किया जा रहा है। ये अगर ओपनिंग के पहले ही 1000 करोड़ कमा लिया तो वो जाके 2000 करोड़ कमा ले, इस टाइप से उसका एक प्लेटफ़ॉर्म सेट किया गया है। तो ये एक मूवी के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म्स भी हम यूज़ करेंगे इसमें ताकि हम इसको समझ सकें कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्यों इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहला जो कारण है, जो मैं साइकोलॉजी का एक टर्म आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज़ नोन एज़ फ्यूरियन आइडेंटिफिकेशन। सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने ये टर्म बनाया था फ्यूरियन आइडेंटिफिकेशन, किसी भी कैरेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि एकदम जैसे साउथ इंडिया की मूवीज़ में जो इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपने कैरेक्टर्स को, अपने हीरो को, एकदम आँधियाँ चलने लगती हैं जब वो कैरेक्टर आता है स्क्रीन पे पहली बार, उस टाइप का एक इंट्रोडक्शन, उसको बोलते हैं फ्रूडियन आइडेंटिफिकेशन। बेसिक स्टोरी टेलिंग अगर आप लोगों को पता हो, तो स्टोरी टेलिंग में प्लॉट होता है एक। प्लॉट में एक नैरेटिव आर्क होता है। नैरेटिव आर्क में स्टार्ट होता है एक्सपोज़िशन के साथ। एक्सपोज़िशन मतलब जहाँ पे कैरेक्टर्स को और सीनरीज़ को, सिचुएशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन होता है। अगर आप हैरी पॉटर देखो तो हैरी को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बड़ा सिंपल सा है, कोई सीटियाँ नहीं बज रही होती हैं, आँधियाँ नहीं चल रही होती हैं। या बॉलीवुड में अगर आप लगान टाइप की मूवी देखो तो उसमें भी आमिर खान का जो कैरेक्टर है, बहुत ही सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टोरी का पार्ट है वो। बट ये सब मूवीज़ में चाहे वो एनिमल मूवी हो या फिर पुष्पा हो, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर को ना बिल्कुल
फ्यूडियन आइडेंटिफिकेशन दे के पेश किया जाता है, लार्जर देन लाइफ। उसमें क्या होता है कि लोगों को अपनी फैंटेसीज, जैसे वो एक सुपर हीरो, सब अपनी दिमाग में हर कोई सुपर हीरो है, आपके दिमाग में आप खुद अपने पिक्चर के हीरो हो, ठीक है? आप भी चाहते हो कि आप जब आओ तो लोग एकदम दहल जाए आपके आने से। सबके अंदर ये फैंटेसीज़ छुपी हुई होती हैं। कोई कितना भी हम्बल बने, मजबूरी है लोगों का हम्बल बने रहना। ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, आपसे कई ज़्यादा टैलेंटेड लोग आस-पास हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप दबे हुए रहते हो। बट सबके अंदर ये फैंटेसीज़ है कि जब मैं आऊँ एकदम हीरो जैसा लगूँ और सब कोई चौंक जाए मुझे देख के। तो ये फैंटेसीज़ लोग स्क्रीन पे सच होता हुआ देखते हैं। तो इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ अपने रियल लाइफ़ में लोग कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, पावरलेस फ़ील करते हैं और मूवीज़ में अपनी फैंटेसीज़ को सच होते हुए देखते हैं। इसीलिए फ्रूडियन आइडेंटिफ़िकेशन वाले मूवीज़ इतना ज़्यादा चलती हैं इंडिया में। दूसरा कारण है जंगियन साइकोलॉजी। कार्ल जंग एक और साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक टर्म दिया मैस्कुलिन आर्केटाइप। इसका मतलब होता है हीरो टाइप कैरेक्टर। अब ये हीरो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ़ इंडिया में चलता है। अ, हॉलीवुड की मूवीज़ में मेन कैरेक्टर तो होता है, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं और जो विलेन होता है उसको एंटागोनिस्ट बोलेंगे। मगर हीरो वाला चीज़ नहीं है। ये हीरो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंडिया में है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में मूवीज़ के पहले, टीवीज़ के पहले जो हमारे 10 जनरेशन पहले जो लोग थे, वो एटलीस्ट रामायण महाभारत तो सुनते ही रहे होंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ हो या जो पुराणों की कहानियाँ हो, रामायण महाभारत हो, उसमें हमेशा ना एक हीरो टाइप कैरेक्टर होगा, जिसमें सारी अच्छाइयाँ होंगी, वर्च्यूज़ होंगे और वो फिर जाएगा, विलेन को हराएगा, दुनिया बचाएगा। इस टाइप का कैरेक्टर हमको महाभारत में श्री कृष्ण देखने को मिलते हैं, रामायण में प्रभु श्री राम देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप की साइकी हमारे अंदर रच बस गई है, हमारे कल्चर में, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज़ ही ऐसी हैं। तो दैट इज़ व्हाई हमारी जो पिक्चरें बनने लगी ना, वो भी इसी फ़ॉर्मूले को यूज़ करने लगे, क्योंकि इंडिया में लोगों का टेस्ट ही ऐसा था और वो फ़ॉर्मूला चलते जा रहा है आज भी। ये जो हीरो आर्केटाइप है, दिस इज़ रिलेटिवली यूनिक टू इंडिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं मैस्कुलिन आर्केटाइप, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है। अगला रीज़न है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये बेसिकली लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं स्टोरी से। सोशल डोमिनेंस का सबका एक एस्पिरेशन होता है। सब एस्पायर करते हैं कि मैं अपने एरिया का हीरो बना रहूँ, मैं अपने एरिया का राजा टाइप बना रहूँ, एटलीस्ट लोग सलाम करें मुझे देख के। इस टाइप का सोशल डोमिनेंस हर व्यक्ति के मन में इसका एस्पिरेशन होता है। इसीलिए आप देखो ना, लोग यूपीएससी की भी तैयारी इसीलिए करते हैं। कोई जॉब के लिए 80,000 की नौकरी के लिए थोड़ी ना कोई इतना दसियों साल तक तैयारी करता है। सबके अंदर ये एस्पिरेशन है कि मैं हूँ तो सब सलाम ठोकें मुझे। ये जो सोशल डोमिनेंस का एस्पिरेशन है, ये स्क्रीन में सच होता हुआ लोग देखते हैं। इसीलिए लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऑपरेशन वाला सिस्टम है, उसके खिलाफ एक हीरो लड़ रहा है, एक कैरेक्टर लड़ रहा है, वो डिफाई कर रहा है। जितनी चुनौतियाँ हैं, उसको ओवरकम करके वो जीत रहा है। तो इससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को वो देख पाते हैं स्क्रीन में। सो दिस इज़ द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगला कारण है कैथारसिस। आज से 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। इसको कैथारसिस भी बोलते हैं। उस ज़माने में जब प्लेज़ होती थी ना, तो वहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो बड़ा अच्छा आदमी होता है, पर वो बहुत ही प्राइड वाला इंसान होता है, उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या है कि वो कहीं, जैसे पुष्पा बोलता है ना, झुकेगा नहीं, वो भी कहीं झुकता नहीं था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। उसके वजह से उसके लाइफ़ में बड़ी ट्रेजेडीज़ आती हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करता है वो आदमी, और फिर लड़-भिड़ के उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलता है, जीतता है। तो लोग, आप सबसे पूछो, किसी से भी पूछो कि आपके लाइफ़ में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा बुरा हुआ है आपके साथ, सब बोलेंगे हाँ, हाँ। सबको लगता है उनके लाइफ़ में बड़ा बुरा हुआ है, उनको दे हैव गॉट अ बैड डील, है ना, लॉस हुआ है उनका लाइफ़, सबको ऐसा लगता है, मेजॉरिटी लोगों को। तो पीपल कैन रिलेट विद दैट कि इसके साथ भी ट्रेजेडी हो रहा है, मेरे साथ, मेरे लाइफ़ में भी बड़ा ट्रेजेडी हुआ है और जब वो जीत रहा है तो मैं भी जीतूँगा। ये कैथारसिस के साथ बड़ा रिलेट करते हैं। आप देखोगे ऐसी पिक्चर देख के जब आप बाहर निकलोगे ना, अगर आप नॉर्मल आदमी हो, तो आपको बड़ा रिलैक्स्ड फ़ील होगा। जब वो हीरो मार खाता है लाइफ़ में, चोट खाता है और फिर वहाँ से उभर के निकलता है, जीत के निकलता है, उसका जीत देख के आपको भी अच्छा लगता है। इवन यू फ़ील रिलैक्स्ड, वो पिक्चर देख के निकल के आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, ठीक है? क्योंकि
आपके अंदर जो छुपे हुए, दबे हुए इमोशंस थे, जो फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, होपलेसनेस था, वो पिक्चर में आप देखते हो प्रोटैगनिस्ट जब जीतता है, आपको लगता है आप भी जीत गए क्योंकि आप रिलेट कर चुके हो उसके साथ, ये कारण है। उसके बाद रीइन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर नॉर्म, हमारे जो समाज में, हमारा समाज पैट्रियार्कियल है, मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, बट अभी हाल ही में कुछ सालों में जब हम मॉडर्न नेशन स्टेट बन गए हैं, मैस्कुलिनिटी की टाइम टू टाइम ना उसको दबा दिया जाता है, उसकी उतनी जगह नहीं है। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल्स आर डूइंग मच बेटर देन देम, उनकी बॉस होती हैं फीमेल्स, कभी फीमेल्स का ऑर्डर लेना पड़ता है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे भी घर पे भी कुछ नहीं बोल सकते, लॉज़ जो हैं वो भी फीमेल को सपोर्ट कर रही होती हैं। आपके खिलाफ अगर झूठी झूठ किसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो आप प्रूव करते रह जाओगे, आपको सज़ा मिलती रहेगी। ठीक है? हमारे यहाँ जो है प्रोसेस इटसेल्फ इज़ द पनिशमेंट, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे कि आप इनोसेंट हो तब तक आप सज़ा पाते ही रहोगे। ठीक है? तो इससे क्या हुआ, जो मेल डोमिनेंस था, मैस्कुलिनिटी था, जो पैट्रियार्की था, वो ख़त्म हो गया हमारे देश में, हमारे समाज में। बट अंदर तो आज भी वो क्रेविंग्स हैं, और वहाँ पे फिर जब आप देखते हो एनिमल में या पुष्पा में, मेल जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ा मेल का एक कैरेक्टर लेता है, वो डोमिनेट करता है वुमेन्स पे, फीमेल जेंडर पे, तो आपको लगता है ये हमारा बदला ले रहा है। आप उसके साथ आपके जो अंदर जो छुपी हुई बातें हैं ना वो पिक्चर में, और जो पिक्चर लिखते हैं ना वो उनको भी पता चल गया है ये फ़ॉर्मूला कि लोग इस चीज़ को क्रेव करते हैं, तो इसी पे बनाओ, लोग अपने मन की भड़ास एटलीस्ट यहाँ पे देख के निकाल लेंगे। ठीक है? तो दिस इज़ रीइन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर नॉर्म्स, जो चीज़ें दबा दी जाती हैं थ्रू लेजिस्लेशन, नए-नए लॉ बना के, उस चीज़ को एक एस्केप मिलता है इन पिक्चरों को देख के। सो दिस इज़ अनदर रीज़न। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये कुछ-कुछ वही ट्रेडिशन की ही तरह है कि हमारे समाज में अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस लोगों के मन में बना हुआ है। जैसे महाभारत, रामायण हम देखते हैं तो उसमें जो स्टोरीज़ हैं, हीरो सेंट्रिक स्टोरीज़ हैं, हम सबकॉन्शियसली वैसी टाइप स्टोरीज़ ही पसंद करते हैं। जैसे अगर आप चाइना में जाके देखो, तो चाइना में जो मेन कल्चर है उनका, कन्फ्यूशियस थ्योरीज़ वहाँ पे चलती हैं, कन्फ्यूशियनिज़्म को वो लोग मानते हैं। कन्फ्यूशियनिज़्म मेनली बोलता है बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़े मतलब ये नहीं आपके पापा और आपके दादाजी, बड़े मतलब अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करो, राजा की रिस्पेक्ट करो। तो वो चीज़ें लोगों के मन में इतनी डीप तक रची बसी हुई हैं कि इसीलिए माओ ज़ेडोंग या शी जिनपिंग जैसे लीडर्स, अथॉरिटेरियन लीडर्स वहाँ पे आराम से राज करते हैं। कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि उनके कल्चर में ये चीज़ है, अथॉरिटी को मानना। ठीक है? अपने इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर इलेक्शन ना हो, अपने यहाँ पे अगर एक राजा टाइप लीडर आके बैठ जाए, अभी आज के टाइम में, तो लोग सड़कों पे उतर आएँगे। अभी डेमोक्रेसी है, उस पे ही इतनी प्रोटेस्ट होती है, तो चाइना जैसा लीडर आके बैठ जाए, तो लोग तो जान दे देंगे पर उसकी बात नहीं मानेंगे। तो अपने यहाँ प्रोटेस्ट करने का एक मिज़ाज है लोगों का, पर चाइना में नहीं है। तो वहाँ का कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज़ टू कन्फ्यूशियनिज़्म की वजह से वो अथॉरिटी को चुपचाप मान लेते हैं। इसको तो अपने देश में भी ये है, बिकॉज़ ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ महाभारत एंड रामायण, अपने यहाँ पे भी ऐसा टेस्ट लोगों का डेवलप हो गया है। ये हीरो वर्शिप का जो कल्चर है, ये कार्ल जंग की थ्योरी है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। फिर आता है ग्रैटिफिकेशन थ्योरी, कि मज़ा आता है पिक्चर को देख के, हाई ऑक्टेन मूवी होती है, एकदम स्टाइल में फाइट हो रहा होता है, तो एक एस्केपिज़्म, लोगों को अपनी जो डेली लाइफ़ की स्ट्रगल्स हैं, उससे एक एस्केप मिल जाता है। तो ये तो सिंपल थ्योरी है। उसके बाद है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज़्म, ये है कि जैसे वीडियो गेम आप खेलते हो ना, तो वीडियो गेम में जब आपका जो कैरेक्टर है वीडियो गेम में, जब वो जीतता है, तो आपको अच्छा महसूस होता है ना? एक विक्टोरियस टाइप का फ़ील होता है। सेम चीज़ है यहाँ पे जब आपका कैरेक्टर जिससे आप रिलेट कर चुके हो, वो जब जीतता है तो आपको अच्छा लगता है। तो इट्स अ सिंबॉलिक विक्ट्री, वो आपकी भी जीत एक तरीके से लगता है ऑपरेशन के खिलाफ, है ना? तो जब आप देख के निकलते हो तो यू फील बेटर, है ना? यू फील पावरफुल। एंड फाइनली है मास अपील टू हाइपर मैस्कुलिनिटी, ये एक एवोल्यूशनरी चीज़ है। देखिए इंसान जो है वो 2 लाख सालों से है पृथ्वी पर, और अभी 50-60 सालों में हालात बदले हैं, मगर उससे पहले जो था, एक इंसान का फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आप कमज़ोर भी हो अंदर से, तो आपको एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ दे-दे के आपको ज़िंदा रख देंगे। अगर आप हैंडीकैप भी हो, तो भी आपके लिए जॉब्स लेना आसान होती हैं, है ना? हर जगह एक्सेस करना आसान है, तो कहीं पे रुकावट नहीं है। बट पुराने टाइम में दीज़ वेर मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर आप अंदर से कमज़ोर हो, तो आप ऐसे ही मर जाओगे। अगर आप हैंडीकैप हो, तो भी आपको डिसएडवांटेज है। और अगर आपके नेचर में ये कुछ हाइपर मैस्कुलिन ट्रेट्स होती हैं, जैसे डोमिनेंस, स्ट्रेंथ, कैरिज़मा,
जिनके पास ये होता था वो ऑटोमैटिकली बड़े सक्सेसफुल होते थे पहले के टाइम में। आजकल के टाइम में ये चीज़ें नहीं है, आजकल किसी की पर्सनैलिटी चूहे वाली भी है ना, तो भी वो लाइफ़ में अच्छा कर लेगा अगर उसको रट्टे मारने आते हैं, तो रट्टे मार के एग्ज़ाम निकाल लेगा, जॉब भी ले लेगा, अच्छे पोज़ीशन पे भी बैठ जाएगा और सब पे हुक्म झाड़ता रहेगा। जबकि उसकी खुद ना उसके अंदर उतना डोमिनेटिंग पावर है, ना स्ट्रेंथ है, ना कैरिज़मा है। ये कैरेक्टर्स जो एकदम वीरों वाला कैरेक्टर होता था, वो पहले लोगों के पास होता था, इम्पोर्टेंट होती थी। आजकल उतना नहीं चाहिए, मगर फिर भी एवोल्यूशनरीली हम सबके दिमाग में ये चीज़ हार्ड वायर्ड है। लोगों को पसंद है ये चीज़ें, भले ही ज़रूरत उतनी नहीं है आजकल, वीरता की ज़रूरत नहीं है, डोमिनेंस, स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अच्छा लगता है देख के आज भी, क्योंकि एवोल्यूशन हमारा ऐसा ही हो रखा है। 2 लाख सालों से हम लोग ये कैरेक्टर्स को क्रेव करते आए हैं, हम ये बनना चाहते थे, तो अचानक से 50 सालों में थोड़ी ना हमारा दिमाग चेंज हो जाएगा। स्टिल वी क्रेव दीज़ थिंग्स, और ये दोनों जेंडर्स के लिए है, दोनों जेंडर्स ही इस चीज़ को क्रेव करते हैं। तो पिक्चर में जब हम देखते हैं डोमिनेंस, स्ट्रेंथ, कैरिज़मा, तो हमको वो कैरेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें ज़रूरत होती थी सर्वाइवल के लिए। नहीं होगा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आजकल तो हर कोई सर्वाइव कर जाता है, कितने भी आप कमज़ोर हो, लूले-लंगड़े, हर कोई आप सर्वाइव कर जाता है। पर पहले नहीं होता था, तो पहले ये सब चीज़ें ज़रूरत होती थी। आज भी एवोल्यूशनरीली वी आर हार्ड वायर्ड टू गेट अट्रैक्टेड टू दीज़ थिंग्स। ठीक है? तो एवोल्यूशनरीली आल्सो वी आर हार्डवायर्ड, वी आर अट्रैक्टेड टू दीज़ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से हमारे समाज में ये सब पिक्चरें चलती हैं, हमारा समाज इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और ये पिक्चरें करोड़ों रुपए कमाती हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा।